सीमावन गांव 1976। सूरज डूब चुका है और खेतों पर एक भयानक धुंध पसरी है, मानो कोई अनहोनी छिपी हो। बरगद के पेड़ की टहनियां साए साए करती हैं और गांव वालों की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। रात को खेतों में कोई पुकारता है, कोई ऐसी शक्ति जो इंसान नहीं। लोग डर से घरों में दुबक जाते हैं। कहते हैं एक औरत भटकती है, माया, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। अर्जुन, एक युवा किसान, अपने दोस्त सूरज के साथ सूर्यास्त के बाद तंबाकू के खेत में जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी है। घर से निकलने से पहले उसका पिता रघुवीर उसे रोकता है। अर्जुन, इतनी देर क्यों कर रहा है? सूरज डूबने से पहले घर लौट आना। उन खेतों में रात को कुछ ठीक नहीं। बाबूजी, आप भी ना, हर बार वही पुरानी कहानियां। ऐसा कुछ नहीं होता। सूरज के साथ जा रहा हूँ, चिंता ना करें। हंसी मत उड़ा बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो खेत रात को बदल जाते हैं, वो आवाजें, वो छायाएं, तू समझ नहीं रहा। अगर देर हुई तो मैं खुद तुझे ढूंढने आऊंगा। ठीक है बाबूजी, जल्दी लौट आऊंगा, आप परेशान ना हो। बस इतना याद रख, अगर कोई तेरा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, समझा? हाँ बाबूजी। अर्जुन और सूरज खेतों की ओर बढ़ते हैं। हवा ठंडी हो चुकी है और खेतों में सन्नाटा गहरा। सूरज, जो हमेशा हंसमुख रहता है, आज कुछ चुप चुप सा है। अर्जुन, तुझे नहीं लगता ये जगह रात को कुछ अजीब सी हो जाती है? अब तू भी बाबूजी की तरह डरने लगा। चल जल्दी, फसल देखकर निकलते हैं। हाँ, लेकिन तूने वो कहानी सुनी है ना? कहते हैं वो खेतों में भटकती है और जो उसका नाम ले वो... बस कर सूरज, कहानियां सुनाने का वक्त नहीं है। ये रहा हमारा खेत। खेत में काम करते वक्त अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ती है और दूर से एक औरत की आवाज गूंजती है। अर्जुन, सूरज, अर्जुन, सूरज। ये क्या था? तूने सुना ना? अर्जुन, ये वही है। चल भाग यहाँ से। रुक सूरज, पहले काम कर ले। बिना काम के घर पहुंचे तो बाबूजी गुस्सा होंगे। वे डरते डरते आगे बढ़ते हैं। खेतों के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे उन्हें एक डरावनी आकृति दिखती है। माया, उसका चेहरा काला, आंखें खाली और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान है। अर्जुन, वो देख, सूरज शांत रहे, शायद ये कोई भ्रम है। माया धीरे धीरे उनके करीब आती है। उसकी आंखें सूरज पर टिक जाती हैं। अचानक वो तेजी से सूरज की ओर झपटती है और पास पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल देती है। खून की धार चारों ओर फैल जाती है। अर्जुन डर से पागल चीखता हुआ भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और पीछे माया की हंसी गूंज रही है। अर्जुन, तुम कहीं नहीं जा सकते। किसी तरह अर्जुन गांव पहुंचता है, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। अगले दिन सूरज का शव नदी किनारे मिलता है, उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ। सूरज का भाई विक्रम अर्जुन पर हत्या का आरोप लगाता है। अर्जुन, तूने मेरे भाई को मारा। तू ही उसके साथ खेत में गया था। नहीं विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया। वो माया थी, उसने सूरज को... माया, तू पागल हो गया है, तुझे सजा मिलेगी। गांव का पुजारी पंडित रामदास अर्जुन की बात सुनता है। उसकी आंखों में गहरा डर है। अर्जुन, तू सच कह रहा है, ये माया का काम है। 50 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। माया की आत्मा आजाद हो चुकी है और अब वो बदला ले रही है। हमें उसका सामना करना होगा, वरना ये गांव तबाह हो जाएगा।
सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ कुछ अशुभ जुड़ा है, कोई श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हवेली की दीवारें रहस्यों से भरी हैं और आज रात उन रहस्यों का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। हवेली के बड़े हॉल में सूर्य प्रकाश शर्मा और उसका चाचा हरि प्रसाद जमीन जायदाद को लेकर तीखी बहस में उलझे हैं। सूर्य प्रकाश, ये सारी जायदाद मेरे बेटों की हक है। तुझमें और सावित्री में इतना दम नहीं कि एक वारिस पैदा कर सको। चाचा, अपनी गंदी नजर मेरी पत्नी पर मत डाल। ये हवेली, ये जमीन सब मेरा है और रहेगा। तू मुझे धमकी मत दे। बेटा, बिना वारिस के तेरा नाम मिट जाएगा। सावित्री को समझा, वक्त कम है। मेरे घर दखल मत दे चाचा, निकल जा यहां से। सूर्य प्रकाश गुस्से में सावित्री के पास पहुंचता है, जो कमरे में चुपचाप बैठी है, उसका चेहरा उदास और डरा हुआ। सावित्री, 1 साल का वक्त है। मुझे वारिस चाहिए, वरना इस हवेली में तेरा कोई हक नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। सावित्री टूटी और हताश रास्ता तलाशती है। गांव के बाहर नदी किनारे तांत्रिक दाई मंजुला की झोपड़ी है, जिसके बारे में लोग डर से फुसफुसाते हैं। सावित्री रात के अंधेरे में वहां पहुंचती है। झोपड़ी में अजीब गंध और मंत्रों की गूंज है। मंजुला का चेहरा अंधेरे में रहस्यमयी लगता है। मंजुला, तुम्हारी शक्तियों की बात सुनी है, मेरी मदद करो। मेरे पति को वारिस चाहिए, वरना वो मुझे छोड़ देगा। सावित्री, तू जानती है मेरे पास लोग आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना तू सोच रही है। मेरी शक्ति अंधेरे से आती है। मुझे कुछ भी मंजूर है, बस मुझे माँ बनने का सुख दे दो। मेरी शादी टूट रही है मंजुला। हरि प्रसाद की बातें, सूर्य प्रकाश का गुस्सा, मैं सह नहीं सकती। रुक सावित्री, ये कोई साधारण तंत्र नहीं। मैं शैतान की पुजारी हूँ। उसकी शक्ति से तुझे संतान मिल सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ऐसी कीमत जो तेरा जीवन बदल देगी। कीमत? कैसी कीमत? तुझे जुड़वा बेटियां होंगी। एक होगी कमला, सुंदर, नेक, तेरे जैसी। दूसरी होगी माया, शैतानी, भयावह। उसकी आत्मा अंधेरे से बनी होगी। दोनों को एक समान प्यार और देखभाल देनी होगी। अगर तूने माया को ठुकराया या उसका ख्याल न रखा, तो शैतान का क्रोध तुझे और तेरे परिवार को नष्ट कर देगा। 2 बेटियां? लेकिन अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो तेरा जीवन नरक बन जाएगा। हर दिन, हर रात तू और तेरा परिवार पीड़ा सहेगा। माया की आत्मा कभी नहीं मरेगी और वो बदला लेगी। सोच ले सावित्री, क्या तू तैयार है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन याद रख, शैतान के साथ सौदा करने की कीमत कोई नहीं बता सकता। मंजुला सावित्री को एक काला, तीखी गंध वाला काढ़ा देती है। सावित्री उसे पीते ही चीख पड़ती है। उसका शरीर कांपता है, हड्डियां चटकती हैं और आंखें धुंधला जाती हैं। उसे लगता है कि कोई ठंडी, काली शक्ति उसके भीतर समा रही है। मंजुला की हंसी गूंजती है और सावित्री का शरीर शैतान के साथ एक हो जाता है। मंजुला की तांत्रिक प्रक्रिया के बाद सावित्री को लगता है कि कोई अंधेरी शक्ति उसके भीतर पल रही है। 2 महीने बाद सावित्री गर्भवती हो जाती है। सूर्य प्रकाश का गुस्सा अब खुशी में बदलता है, लेकिन सावित्री की बेचैनी बढ़ती जाती है। दोनों अपनी जुड़वा बेटियों के नाम तय करते हैं, कमला और माया। सूर्य प्रकाश को मंजुला की तांत्रिक प्रक्रिया का सच नहीं पता। वो बस इतना जानता है कि सावित्री किसी दाई से आशीर्वाद लेने गई थी। सावित्री, आखिरकार तूने मेरा नाम रोशन किया। ये हवेली अब हमारी होगी हमेशा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये गर्भ, ये सामान्य नहीं। बस औरतों की बातें, तू आराम कर।
सब ठीक होगा। प्रसव का समय आता है। सावित्री दर्द से चीख रही है और दाइयां घबराई हुई हैं। अचानक कमरे की मशालें कांपने लगती हैं और सावित्री को एक भयानक आकृति दिखती है, शैतान। उसकी लाल आंखें और काली छाया सावित्री को घूर रही है। सावित्री चीख पड़ती है। नहीं, नहीं, ये क्या है? वो यहाँ है। पहली बेटी कमला पैदा होती है, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं। दाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये मृत है। सूर्य प्रकाश, जो बाहर इंतजार कर रहा था, कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल है। मृत? ये कैसे हो सकता है? सावित्री, तूने क्या किया? सावित्री दर्द और डर में डूबी जवाब नहीं दे पाती। तभी दूसरी बेटी माया पैदा होती है। उसका शरीर विकृत है, चमड़ा सड़ा सा, आंखें असामान्य रूप से बड़ी और एक भयानक मुस्कान। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माया की सांसें हिस्सी सी हैं, जैसे कोई शक्ति उसे जीवित रख रही हो। सूर्य प्रकाश उसे देखकर पीछे हट जाता है। ये राक्षस क्या है? ये मेरी बेटी नहीं। नहीं सूर्य प्रकाश, इसे मत छुओ, ये हमारी माया है। माया? ये शैतान का बच्चा है। तूने मेरे साथ धोखा किया सावित्री। नहीं, मुझे नहीं पता था। मंजुला ने। सूर्य प्रकाश उसकी बात नहीं सुनता और माया पर वार करता है। माया की छोटी सी देह खून से लथपथ हो जाती है। सावित्री चीखती है, लेकिन उसका शरीर दर्द से लाचार है। नहीं, तुमने क्या किया? वो हमारी बेटी थी। ये बेटी नहीं, शाप थी। अब चुप रहा सावित्री। तभी एक चमत्कार होता है। कमला, जो मृत थी, अचानक जीवित होकर जोर जोर से रोने लगती है। सूर्य प्रकाश और दाइयां स्तब्ध रह जाते हैं। सावित्री सदमे में माया की निर्जन देह पर टिक जाती है। उसे मंजुला की चेतावनी याद आती है। माया को ठुकराने की कीमत पूरे परिवार को चुकानी होगी। सावित्री को अब समझ आता है कि सूर्य प्रकाश ने क्या कर डाला। वो माया की मृत देह को देखती है और उसका दिल डर से कांप उठता है। सूर्य प्रकाश को मंजुला के तांत्रिक सौदे का सच नहीं पता। वो कमला को देखकर खुश है, लेकिन सावित्री जानती है कि शैतान की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। माया की आत्मा कहीं आसपास है और उसका बदला अभी बाकी है। सूर्य प्रकाश, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। माया, वो वापस आएगी। बस सावित्री, अब सब ठीक है। कमला हमारी बेटी है। उस राक्षस को भूल जा। सावित्री चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और पश्चाताप साफ दिखता है। हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और बाहर हवा में एक ठंडी हंसी गूंजती है, मानो माया की आत्मा अभी भी वहां मौजूद हो। सीमावन गांव की हवेली अब उदास छाया बन चुकी है। कमला की मासूमियत गांव की कठोरता में दब गई है। सावित्री की आंखों में अनजाना डर बसता है, मानो माया की आत्मा कहीं आसपास हो। सूर्य प्रकाश का क्रोध कमला के जन्म के बाद बढ़ गया है। उसे अपनी बेटी में कमी दिखती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं कि शर्मा परिवार पर श्राप है और कमला इसका सबूत है। 3 साल की कमला
पैरों से अपंग है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और आवाज टूटी फूटी। वो ठीक से बोल नहीं सकती। गांव वाले उसे लंगड़ी कहकर चिढ़ाते हैं। सावित्री उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्य प्रकाश, जो खुद बचपन में अपंग था, कमला की कमजोरी को अपनी नाकामी मानता है। सावित्री, ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो बोझ है। इसे देखकर गांव वाले मुझ पर हंसते हैं। वो हमारी बेटी है सूर्य प्रकाश। उसे वक्त तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक? ये कभी ठीक नहीं होगी। इसके जैसी कमजोर चीज मेरे खानदान में नहीं चलेगी। सूर्य प्रकाश कमला की छोटी छोटी शरारतों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो लड़खड़ाकर चलती या बड़बड़ाती तो वो उसे रस्सी से बांधकर हवेली के ठंडे अंधेरे खलिहान में रात भर छोड़ देता। खलिहान की दीवारें कमला की सिसकियों को निगल लेती थी। सावित्री चुपके से उसे खाना देती, लेकिन सूर्य प्रकाश के डर से चुप रहती। कमला की आंखों में डर और अकेलापन बस गया था। कमला का 8वां जन्मदिन आता है। हवेली में कोई उत्सव नहीं, बस सन्नाटा। रात के 12 बजते हैं और कमला अपने अंधेरे कमरे में अकेली है। बाहर हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अचानक उसकी पुरानी अलमारी की दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक भयानक साए साया की आवाज गूंजती है। कमला डर से सिकुड़ जाती है। कौन है? अलमारी के अंधेरे से एक आकृति उभरती है। माया। उसका चेहरा काला, आंखें खाली और शरीर विकृत। उसकी मुस्कान भयानक है, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मिठास। कमला की सांसें रुक जाती हैं। कमला, मेरी बहन, डर मत। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू कौन है? मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला? तू हमेशा अकेली थी कमला, लेकिन अब नहीं। मैं माया हूं, तेरा हिस्सा। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं अभी भी हूं तेरे लिए। माया, माँ ने तेरा नाम लिया था, लेकिन तू तो। हाँ, उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैं वापस आई हूं। तू मेरी दोस्त बनेगी ना? हम साथ मिलकर सबको सजा देंगे। पापा को, गांव वालों को, सबको। सजा नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुझे कुछ नहीं करना मेरी बहन, बस मुझे अपनाना है। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। देख, मैं सिर्फ तुझे दिखती हूँ क्योंकि तू मेरी है। माया का हाथ कमला की ओर बढ़ता है और कमला की त्वचा ठंडी पड़ जाती है। माया की आंखें चमकती हैं। अंधेरे में माया की फुसफुसाहट गूंजती है। हम हमेशा साथ रहेंगे कमला। अगली सुबह सावित्री कमला को कमरे में अकेली पाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। सावित्री का दिल डर से कांप उठता है। उसे लगता है कि माया की आत्मा अब कमला के करीब है। कमला, तू ठीक है ना? रात को कुछ हुआ? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। सावित्री की सांस रुक जाती है। वह मंजुला की चेतावनी को याद करती है और उसे यकीन हो जाता है कि माया की आत्मा अब कमला के साथ है। हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और बाहर हवा में एक ठंडी हंसी गूंजती है, मानो माया का बदला शुरू हो चुका हो। सूर्य प्रकाश शर्मा की हवेली, जो कभी गर्व का प्रतीक थी, अब एक अंधेरे रहस्य की कैद बन चुकी है। कमला 8 साल की
हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है। मंजुला की चेतावनी, माया की आत्मा का श्राप उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभती है। हवेली में कोई अज्ञात शक्ति सांस ले रही है और हर रात एक नई अनहोनी का इंतजार करती है। एक रात माया बकरी के सामने रुकती है। उसकी उंगलियां बकरी की गर्दन में गड़ती हैं और वो उसे कच्चा खाने लगती है। उसकी आंखें काली चमक रही हैं। सूर्य प्रकाश जो रात की गश्त पर था, ये मंजर देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसका चेहरा डर और गुस्से से लाल हो जाता है। कमला, तू ये क्या कर रही है चुड़ैल? बाबा, मैं वो हूँ जिसे तूने मारा था। सूर्य प्रकाश क्रोध में अंधा वो उसे कोड़े से मारता है, मानो उसकी आत्मा को निकाल देगा। कमला की सिसकियां हवा में गूंजती हैं, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही हैं। तुझे सुधार दूंगा। तू मेरी बेटी नहीं, शैतान है। शैतान? तूने मुझे बनाया बाबा? अचानक सूर्य प्रकाश पीछे हटता है, लेकिन माया तेजी से उस पर झपटती है। उसकी उंगलियां सूर्य प्रकाश की गर्दन में करती हैं। सूर्य प्रकाश की चीखें खलियान की दीवारों से टकराती हैं, लेकिन माया रुकती नहीं। वो उसका गला घोंट देती है और सूर्य प्रकाश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सावित्री जो सूर्य प्रकाश का पीछा कर रही थी, ये सब देखकर चीख पड़ती है। माया, मेरी बच्ची, तूने ये क्या किया? वो तेरा बाप था। मेरा बाप? उसने मुझे जन्म लेते ही मारा मम्मी। मैं इतनी छोटी थी, सिर्फ सांस लेना चाहती थी। माया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने तुझे बचाने में नाकाम रही। तूने मुझे क्यों नहीं रोका? तू चुप क्यों रही जब उसने मुझे मारा? मैं तुझसे प्यार चाहती थी मम्मी, लेकिन तूने मुझे ठुकराया। माया, मुझे माफ कर दे। मैं एक माँ के रूप में नाकाम रही। मैं डर गई थी। उस रात शैतान की शक्ति ने मुझे जकड़ लिया था। मैं कुछ नहीं कर पाई। माफ? अब माफी का वक्त नहीं माँ। तूने मुझे अकेला छोड़ा और अब तुझे मेरे दर्द का हिस्सा बनना होगा। माया सावित्री की ओर बढ़ती है। सावित्री पीछे हटती है, लेकिन माया की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस जाती हैं। सावित्री की आंखों में पश्चाताप और डर है, लेकिन माया रुकती नहीं। वो सावित्री का गला घोंट देती है। माया की हंसी हवेली में गूंजती है, मानो उसका बदला अब शुरू हुआ हो। उसी रात माया की आत्मा हवेली से निकलकर गांव में फैल जाती है। वो उन सभी को निशाना बनाती है जो उस रात उसके जन्म पर मौजूद थे। दाइयां जो चुप रहीं और नौकर जो सूर्य प्रकाश के सामने सिर झुकाए खड़े थे। एक एक करके उनकी चीखें गांव के सन्नाटे में डूब जाती हैं। माया उन गांव वालों को भी नहीं बख्शती जिन्होंने कमला का मजाक उड़ाया था। एक युवक को खेतों में घसीटकर मारा जाता है, दूसरे का शव कुएं में तैरता मिलता है। गांव में खौफ का आलम है और हर घर की खिड़कियां रात को बंद रहती हैं। अगली सुबह हवेली में सूर्य प्रकाश और सावित्री के शव मिलते हैं। उनके चेहरों पर डर जमा हुआ है। गांव वाले डर से कांप रहे हैं और फुसफुसाते हैं कि माया की आत्मा आजाद हो चुकी है। हवेली अब खंडहर बनने की राह पर है और रात के सन्नाटे में माया की ठंडी हंसी गूंजती है, मानो उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। गांव के पुराने बरगद के पेड़ तले पंडित रामदास गांव वालों के बीच बैठे हैं। गांव वाले डर और जिज्ञासा से भरे उनके चारों ओर घेरा बनाए बैठे हैं। उनकी बातें खत्म होते ही गांव का एक बुजुर्ग हरिया सावधानी से बोल पड़ता है। पंडित जी, आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? माया की कहानी, ये सब आपको कैसे पता? हाँ पंडित जी,
आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। फिर ये सारी बातें, ये हवेली का श्राप आपको किसने बताया? और अगर ये सच है तो माया अब कहाँ है? वो हम तक तो नहीं आएगी। सुनो गाँव वालों, ये कहानी कोई सुनी सुनी बात नहीं। मैंने इसे अपनी नानी सुमन बाई से सुना। वो उस रात वहां थी, उस भयानक रात जब माया और कमला का जन्म हुआ। सुमन बाई? वो तो हवेली में दाई थी ना? हाँ हरिया, मेरी नानी सावित्री के प्रसव के वक्त हवेली में थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा, सावित्री की चीखें, शैतान की छाया और माया का जन्म। उन्होंने देखा जब सूर्य प्रकाश ने माया को मारा और कमला अचानक जीवित होकर रोने लगी। फिर क्या हुआ पंडित जी? मेरी नानी ने मुझे बताया कि उस रात हवेली में कुछ टूट गया। माया की आत्मा ने उसी पल बदला लेने की कसम खाई। नानी चाहती थी कि सावित्री को सच बता दें, लेकिन डर के मारे चुप रहीं। वो उस रात के बाद कभी हवेली नहीं गई, लेकिन माया की हंसी उनकी रातों में गूंजती रही। तो माया अब भी यहीं है? माया की आत्मा आजाद है रमेश। वो उन सबको सजा दे चुकी जो उस रात वहां थे। मेरी नानी भी, वो बच न सकी। एक रात उनकी झोपड़ी में वो ठंडी हंसी गूंजी और सुबह वो मृत मिली। तो अब हम क्या करें पंडित जी? माया को कैसे रोकें? माया का बदला अब शायद थम गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी खेतों में, हवेली के खंडरों में भटकती है। हमें बस इतना करना है कि उसका नाम न ले और रात को उन खेतों से दूर रहें। अगर उसकी आत्मा को सुकून चाहिए तो हमें अपने बच्चों को प्यार देना होगा, ताकि कोई और माया न जन्म ले। गांव वाले सन्नाटे में डूब जाते हैं और बरगद के पेड़ की टहनियां साए साए करती हैं। अचानक दूर खेतों से एक ठंडी हंसी गूंजती है। शायद वो अभी भी सुन रही है। मासूमियत जब क्रूरता में दब जाती, माया की आत्मा बदले की आग बनाती। सावित्री का पश्चाताप व्यर्थ हो गया। प्यार की कमी ने परिवार खो दिया।